माशरे के दीगर किरदारों से मुनफरिद, फितरी हुस्न से मुतासिर, तसव्वुर की तस्वीर कशी से आशना जिमी इंजीनियर जैसे बड़े आर्टिस्ट को जहां ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को मुसव्विर की आँख से देखते हुए अपने कैनवस पर उतारा, बल्कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के जावेद नामा को भी मुसव्वरी की शक्ल में तरतीब देकर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जावेद नामा को तस्वीरी शक्ल में किताब की सूरत में ढालने का एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं। जिमी के फ़न और समाजी सरगर्मियों के तरफ में बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड से अब तक इनको नवाजा जा चुका है, जिनमें सरे फहरिस्त अमेरिका का नेशनल इंडोवमेंट ऑफ द आर्ट्स अवार्ड, 1988 रोहरी क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गोल्ड मेडल और ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ह्यूमन राइट्स मेडल शामिल है, जबकि सन 2005 में इन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इन्हें चाइना वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की जानिब से 2016 में पीस एम्बेसडर का मेडल भी अता किया गया। जिमी इंजीनियर अब तक 2000 से ज़ायद पेंटिंग्स, 1000 से ज़ायद कैलीग्राफी, 30,000 से ज़ायद प्रिंट्स और 2000 डाक टिकट्स की डिज़ाइनिंग में अपना कमाल दिखा चुके हैं। इनकी कलेक्शंस की नुमाइश चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, बरतानिया और अमेरिका में भी इनकी अज़मत का जादू जगा चुकी हैं। और आज देसी टीवी यूएसए ने जिमी इंजीनियर से आपकी मुलाकात का एहतमाम किया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको देसी टीवी यूएसए की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। हमने आज जिस इंसान को दावत दी है हमारे शो में, वो है पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा, जिन्होंने अल्लामा इकबाल के जावेद नामा को मुसव्वरी की शक्ल देकर कैनवस पर उतारकर तहरीक पाकिस्तान के तमाम मनाजिर को हमारे सामने रख दिया है। इस लेगेसी को अपनी आने वाली नस्लों के लिए संभाल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं जिमी इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं हम आपको। जी जी, शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। जी जी। जिमी, आपने अल्लामा इकबाल की मुसव्वरी को, आपने जावेद नामा को मुसव्वरी के रंग दिए, आपने उसको उतारा कैनवस पर, और आप पाकिस्तान के पहले मुसव्विर हैं जिन्होंने जावेद नामा को कैनवस पर उतारा और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक लेगेसी बनाई। इस फन को आगे मुंतकिल करने का आप जरिया बने, आपने बताया। हम चाहेंगे कि आज हम इस हवाले से थोड़ी सी आपसे यकीनन बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी कि आप किस तरह, आपकी आबाई ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप कहाँ पैदा हुए, और आर्ट और फ़न के साथ ये जो आपका रिश्ता है इतना खूबसूरत, ये किस तरह बना? असल में मैं पैदा तो बलूचिस्तान में हुआ, लॉरेलाई में, और 13 अगस्त 1954 में पैदा हुआ था। फिर तालीम मेरी लाहौर में हुई है और वहीं मेरा कैरियर शुरू हुआ एज एन आर्टिस्ट। और मैं चाहता था कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उससे थोड़ा मैं फ़र्क काम करूं, और मेरी सोच भी थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ़ एक आर्टिस्ट बनूं, मैं चाहता था कि मैं इंसानियत की खिदमत भी करूं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसानियत की खिदमत करना एक इबादत है। तो मैं चाहता था कि वो इबादत को मैं कंटिन्यू करूं। तो जब मैंने करियर भी शुरू किया तो मेरे ज़हन में यही था कि मैं अपने आर्ट से चैरिटी करूंगा, यानी कि वो इंसान जो दुखी है, जो तकलीफ़ में है, उनको मैं हेल्प करूंगा मेरे आर्ट के थ्रू। और दूसरी बात है कि अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें क्यों पेंट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट भी करते हो, हिस्टोरिकल भी करते हो, लैंडस्केप करते हो, आर्किटेक्चर करते हो, ये सारी चीज़ें क्यों करते हो, एक चीज़ क्यों नहीं करते? तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मैं कुदरत का तालिब इल्म हूँ।
और एक नाम अल्लाह ताला का है अल मुसव्वर, जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं उनका तालिब इल्म हूँ। तो जब मैं तालिब इल्म उनका हूँ तो फिर मेरी लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं उनकी तरह परफेक्ट तो बन नहीं सकता। तो मैं सीखता रहूँगा। तो मैं सारी लाइफ सीख रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें करता था। लेकिन मेरे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जिसका आपने जिक्र किया, जावेदनामा, पार्टीशन। बिल्कुल, जावेदनामा और पार्टीशन के ऊपर हम यकीनन इसके बाद बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी का बताएं कि आपने अपना बचपन कैसे गुजारा, बचपन के अंदर क्या वाकई आपके वालिदैन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था कि आपका रंगों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, और इस तरह की कोई, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम है जिमी, तो बचपन के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें, और क्या आपने खुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि मैं इस फील्ड की तरफ जाना चाहता हूँ? आपके पेरेंट्स का इस हवाले से कितना आपके साथ ताउन था? जी, असल में बचपन तो मेरा वैसे ही था जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है। फ़र्क सिर्फ ये था कि जब मैं 6 साल का था तो डॉक्टरों ने कहा कि आप फौत हो जाओगे। यानी मेरे वालिदैन को कहा, मुझे तो नहीं कहा डायरेक्टली, लेकिन वालिदैन को कहा कि आप 2-3 महीने के बाद ज़िंदा नहीं रह सकोगे, क्योंकि मेरी दोनों किडनीज काम नहीं करती थी, पत्थर बन गई थी। तो उस ज़माने में काफ़ी बच्चों को ये तकलीफ़ थी। तो वो 2 महीने में सारे बच्चे फौत हो गए, लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा था। तो मेरे पेरेंट्स हैरान हो गए। और उस वक्त आप बलूचिस्तान में ही थे? आप उस वक्त बलूचिस्तान में ही थे? नहीं, लाहौर में था। तब आप लाहौर आ गए थे। तो सारे बच्चे तो चले गए, तो वो हैरान थे कि मैं जिंदा हूँ अभी तक, दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, जिंदा हूँ। ज़ाती तौर पे 2 किडनी फेल। उन्होंने जब डॉक्टर्स को बताया कि ये तो जिंदा है, तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो सारे बच्चे तो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम ले आते हैं उसको आपके पास। तो मुझे जब ले गए तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने मेरी किडनीज चेक की, तो पुराने एक्सरे के साथ कंपैरिजन किया। तो उन्होंने फिर मेरे वालिदैन को कहा कि इसकी ज़िंदगी में तो मुआवजा हुआ। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसके जिस्म में तो ब्रांड न्यू किडनीज पड़ी हुई है। अच्छा, ब्रांड न्यू। अच्छा। तो मुझे कुदरत ने वो ब्रांड न्यू किडनीज दी थी, क्योंकि इसीलिए कुदरत ने मैं आपसे आगे इतने बड़े बड़े काम करवाने थे। इसीलिए मैं हमेशा उनका शुक्रिया करता हूँ, अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सारी उम्र मेरी गुजर गई है उनको शुक्रिया करने में, क्योंकि मैं उनको खुश करता हूँ। इंसान खुश हो या नहीं हो मुझे नहीं इतनी परवाह, लेकिन उनको मैं खुश करता हूँ। तो ये एक इवेंट था मेरा बचपन में। दूसरी बात थी कि मैं जब बचपन में भी मेरे पास कोई चीज़ ऐसी थी ख़ास मेरी, वो मैं दे देता था बिला तकल्लुफ़ के शुरू से किसी ही को। आप इतने, आपके अंदर ये वाली चीज़ थी, इंसान दोस्त, और आप सेंसिटिव। आर्टिस्ट का तो नेचर ही यही होता है कि वो सेंसिटिव होता है, इसी वजह से मतलब बचपन में ही आपकी शख्सियत के ये पहलू थे। हाँ, लेकिन मैं जैसे ज़हीन बच्चे होते ना पढ़ाई में, वैसा मैं नहीं था। नहीं, ना ज़हीन करें, बच्चा। ये ना करें। I don't believe मैं थे। पढ़ाई में कोई शौक नहीं था। अच्छा, या मैं क्लास में कभी कभी सो जाता था डेस्क पे, जब मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। कौन सा, एक्सक्यूज मी, जरा पहले ये बताएं कौन से सब्जेक्ट्स आपको नहीं? मैथ कैसा लगता था आपको? मैथ कैसा लगता था? मैथ, रियाजी का, हिसाब का जो सब्जेक्ट था वो कैसा बस लगता था? नहीं, मुझे कोई समझ में नहीं आता था सब्जेक्ट, मुझे कोई पसंद नहीं थे। अच्छा। क्योंकि मुझे जिस क्लास में पढ़ाई नहीं करनी थी ना, तो मैं, हमारे स्कूल के साथ एक बहुत बड़ा चर्च था। अच्छा अच्छा। वहाँ वो ऑर्गन बजता था, म्यूजिक वगैरह। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ चला जाता था, क्लास छोड़ के ना, मैं वो सुनता था। अच्छा। जब पीरियड खत्म हो जाता था, कोई ऐसा सब्जेक्ट का जो बोरिंग था, फिर मैं आ जाता था क्लास में वापस। और आपकी टीचर आपके कान नहीं खींचती थी? जी। तो असल में मैं वही करता था जो मुझे पसंद था। अच्छा। फिर जब मैं छोटा भी था तो तब
कभी कभी स्कूल से पैदल चल के घर जाता था। अच्छा। मैं देखता रहता था इर्द गिर्द चीजें वगैरह, घूमता फिरता घर चला था। और घर वाले फिक्र नहीं करते थे, उनको पता था कि he is very ये पहुंच जाएगा, independent आ and जाएगा। responsible बच्चा। क्योंकि बहुत छोटी उम्र पे भी मैं पहाड़ों पे और इधर उधर चला जाता था अकेला। मैंने कहीं पढ़ा कि आपने एनसीए की दीवारों पे भी, एनसीए में भी आपने इसी रविश को कायम रखा और वहाँ पे भी एनसीए के अंदर बहुत ज्यादा आपने जी। दीवारें जो थी उनको मैं पेंट पहले कर आपको छोड़ा। स्कूल के जब चलिए। स्कूल में मैंने मैट्रिक दे दिया तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैंने नहीं पढ़ना कुछ भी। अच्छा, अब अच्छा। मुझे कोई शौक नहीं, पेंटिंग करूंगा। अच्छा। वालदा ने कहा नहीं आप कॉलेज जाना पड़ेगा। तो मैं एफसी कॉलेज चला गया, लेकिन मैंने लाहौर आज FC तक वहाँ कॉलेज। एक दिन भी पढ़ाई नहीं की। मैं अच्छा। सारा दिन ड्राइंग करता था। तो जब टीचर मुझे पूछते थे कि आप ये सब्जेक्ट करें, अब ड्राइंग क्लास तो नहीं है, तो मैं कहता मुझे नहीं करना। तो वो कहते थे फिर क्लास के बाहर जाके ड्राइंग करो। तो मैं क्लास के बाहर जाके ड्राइंग करता था। तो वो लोग आपकी ड्राइंग्स देखते थे। आई होप जिमी के उस वक्त भी आपकी बड़ी एक मैच्योर और बड़ी नज़र आता होगा, आपकी ड्राइंग्स के अंदर आपकी स्किल्स नज़र आती थी। तो कभी किसी टीचर ने देख के ये कहा कि ये बच्चा तो कुछ बनेगा भाई, इसकी ड्राइंग स्किल्स बड़ी नहीं, अच्छी वो है। तो जब मैं 6 साल का था ना, तो एक छोटे बच्चों की नुमाइश में मैंने हिस्सा लिया। अच्छा। तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था जब अच्छा, 6 साल का था। अच्छा। तो कैजुअली तो मैं कर रहा था पेंट वगैरह, लेकिन अब कॉलेज में भी तो जब मैं ड्राइंग कर रहा था बाहर, तो एक दिन गुजर रहे थे वहाँ से सीनियर टीचर, वो कहते हैं आप क्लास में नहीं हो। मैंने कहा मुझे क्लास में पसंद नहीं है, तो मैं बाहर ड्राइंग करता हूँ। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर लो। ये एफसी में हुआ था? एफसी में। ओके। तो फिर मैंने एनसीए ज्वाइन किया। अब एनसीए में पहले मैं डिजाइनिंग सेक्शन में दाखिल हो गया, लेकिन सारा दिन मैं गुजारता था फाइन आर्ट के स्टूडियो में। तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा जब आपने यहीं गुजारना टाइम तो आप फाइन आर्ट ज्वाइन कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मैं ज्वाइन कर देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि दोनों साथ साथ ही है ना, एनसीए का और उसका? नहीं, NCA एनसीए ही के फाइन आर्ट्स NCA डिपार्टमेंट फाइन है। आर्ट। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा। मैंने डिजाइनिंग से निकल के फाइन आर्ट्स में आ गया। अच्छा। अब मैं वहाँ स्टूडियो में पेंट करता था रात दिन। कोई भी नहीं करता था वहाँ पेंट, सारे स्टूडेंट सब घर अपना चले time जाते ठीक। थे। तो मुझे चौकीदार पूछते थे कि आपका कोई घर बार नहीं है, आपके कोई वालदैन नहीं है। मैंने कहा है, मेरे वालदैन भी है, लेकिन घर art वाले मेरा भी है, सब passion कुछ है, लेकिन मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास ये Okay। फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा। तो मैं फिर 2-2, 3-3 दिन तक पेंट करता था वहाँ, रहता था वहाँ, पेंट करता था। उसके बाद जब फाइनल ईयर में गया तो एक डिस्कशन थी कि आर्टिस्ट को डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं है। सही सही सही। तो मैंने फिर कहा कि ये बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गेट से बाहर निकल गया फाइनल ईयर में और मैं घर चला गया। तो मेरी वालदा ने पूछा आप क्या किया? मैंने कहा बस मैंने छोड़ दिया, डिग्री नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने डिग्री नहीं ली, मैं वैसे ही चला गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की और मैंने कहा कि अब मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, तो अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं 16 से 18 घंटे काम करता था, मेहनत करता था पेंटिंग पे, और 6-7 साल तक तो मैं सिर्फ मेहनत करता रहा। और फिर जब मुझे पता चला कि अब सही है, फिर जो नुमाइश हुई थी एक पहली 78 में, मेरी पहले उससे पहले नुमाइशें की है, लेकिन ये वो मास्टर्स के साथ थी, बड़े बड़े नाम और थे। वो आपकी पहली नुमाइश थी जिसके बाद आपने अपना नाम बनाया, मतलब एकदम आपको जो पहचान मिली, ये वो आपको पहली boost up नुमाइश मिला। थी 78 में ऑल 78 पंजाब में। अच्छा। उसमें कोई 200-300 आर्टिस्ट थे। अच्छा। और सब बड़े बड़े नाम थे। अच्छा। उसमें से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला पहली नुमाइश में। लव। उसके बाद मुझे वो थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिली, मैंने और मेहनत की फिर। और उस नुमाइश में आपका जो टॉपिक था पेंटिंग्स का, वो मैंने क्या था? पार्टीशन की पेंटिंग पार्टीशन, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम इसके ऊपर भी आए, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो आप पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं
जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के अगर इमोशंस को, पार्टीशंस को, उस वक्त के हालात को जो लोगों ने फेस किए, अगर हम उसको देखना चाहें तो आपकी जो तस्वीर हैं, जो पेंटिंग्स हैं क़याम पाकिस्तान की, पार्टीशन की, वो बिल्कुल एक फ़िल्म की तरह, एक रील की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और वो एक्सप्रेस करती हैं। और आपका जो एक ताल्लुक़ है जिमी क़याम पाकिस्तान के और उसके साथ कि आप 7 साल के बाद क़याम पाकिस्तान होने के बाद आपकी पैदाइश हुई और ताल्लुक़ आपका पारसी ख़ानदान से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आपके जज्बात, जो आपकी मोहब्बत है, वो आपकी पेंटिंग्स में झलकती हैं। असल में क़याम पाकिस्तान की जो पेंटिंग है ना, वो मेरे साथ एक रूहानी ताल्लुक़ है। और मैं बिला झिझक के ये कह सकता हूँ कि मेरा रूहानी ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है, क्योंकि ये मुल्क मैंने छोड़ा नहीं। हालांकि मेरी सारी फैमिली चले गई, तो मैंने मुल्क नहीं छोड़ा, मेरा इसके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। और मैं सूफ़ी बरकत अली का डिसाइपल भी हूँ, और उन्होंने मुझे अपनी गद्दी पे भी बिठाया, जो उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं बिठाया। तो उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत दुआ की मेरे लिए, और मैंने फिर मेहनत भी की। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं काम करूँगा तो पाकिस्तान के लिए करूँगा, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए करूँगा, और तो फलाई काम भी करूँगा अपने स्टाइल से। बिल्कुल हम फलाही कामों के ऊपर आपके आते हैं, क्योंकि ये तो आपकी शख्सियत का बड़ा निखरा हुआ पहलू है। और वहाँ से ही मैं कनेक्ट करूँगी वापस कि जो आपकी पहली नुमाइश थी आपने क़याम पाकिस्तान पे, यही आपकी पेंटिंग्स, यही सब आपने उस वक्त किया था उस नुमाइश के अंदर, जो आपकी मौजूदा पेंटिंग्स हैं तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। तो उसकी और भी नुमाइशें होती रही, बहुत जगह जगह मैंने उसको डिस्प्ले किया, पेशावर जाके, पिंडी जाके, इस्लामाबाद जाके, वो मेरे से बोरो भी करते थे लोग डिस्प्ले के लिए। और वो इंटरनेशनली भी आपने उन एग्जीबिशंस को, वो बहुत जगह पे इस्तेमाल हुई है, इंटरनेशनली भी, लोकली भी, और कुछ प्लेस में भी इस्तेमाल किया है उनको। और वो एक ज़माने में तो हर 14 अगस्त पे, 23 मार्च को उसकी वो न्यूज़पेपर में तस्वीरें आती थी, मेरे बयानात आते थे, वगैरह आते थे। और फिर मैंने देखा कि जब फ्लड आए, जब वो अर्थक्वेक आया, तो मुझे ऐसे लगा कि पार्टीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो लोग अभी भी चल रहे हैं काफ़िलों में, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा मुल्क अभी भी फुली सेटल नहीं हुआ। वो जो होता है ना, एक पास्ट के साथ अभी भी लिंक है हमारा बहुत ज़्यादा। लोग अभी भी घर के बगैर रह रहे हैं, गुर्बत में रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है। तो अभी इस मुल्क में बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपोजिशन में है, तो फिर वो अपोज करते, सिर्फ गवर्नमेंट है तो वो फिर अपोजिशन के साथ कोई राब्ता नहीं होता। तो मेरा मतलब कि मिल के कोई मुल्क को आगे नहीं चला रहे, यानी कि बिट्स एंड पीसेस में वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत मुल्क है अल्लाह ताला ने दिया है। दुनिया में कोई मुल्क इतना खूबसूरत नहीं है जितना पाकिस्तान है। ऑटोमेटिक पे तो नहीं चल सकता मुल्क ना, हमें सबको मिलकर मुल्क की तरक्की करनी है। तो उसके लिए तो फिर एक कलेक्टिव सोच होगी, फिर होगा, फिर हम अल्फाजों से प्यार करते, लव पाकिस्तान, दिल है पाकिस्तान में। तो ये जो अल्फाज है, इससे तो मुल्क आगे नहीं चलने वाला। आपको इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ करनी होगी, जो कि वक्त की ज़रूरत है कि आप जो करें, आपकी कॉल और फेल में ताज़ाद ना हो, आप जो करें वो अपने पाकिस्तान की, जैसे आप तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि आपकी जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, अब अपने काम के ज़रिए उसका इजहार भी कर रहे हैं। मैं अब जावेद नामा की तरफ चलूँगी, उस पर हम बात करते हैं। आपने बारहा बताया कि जावेद नामा का जो आपका सफ़र था, आपने किस तरह अल्लामा इकबाल का जो काम था वो आपने किस तरह उसकी तरफ आप आए, जावेद नामा का आगाज़ कैसे हुआ, उसको मुसव्वरी की शक्ल में ढालना कि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब अल्लामा इकबाल के खतूत लेकर आए आपके पास और आपसे रिक्वेस्ट की कि अब आप जावेद नामा का पर काम करना शुरू करें। मैं चाहूँगी कि आप ये सब जो है अपने अल्फाजों में ज़रा लोगों को बताएं।
जी, जावेदनामा का ये था कि उनके जो बेटे थे डॉक्टर जावेद इकबाल, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि आप आके मुझे मिलें तो मैं आपको तफसीली बताता हूँ कि क्या मेरे ज़हन में है और मेरे वालिद क्या चाहते थे। तो उन्होंने कुछ मुझे ख़त भी दिखाए और जो इलामा साहब की ख्वाहिश थी कि कोई जावेदनामा को पेंट करे, तो मैंने उनको साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। लेकिन नेचुरली उनके वफ़ात के बाद, क्योंकि कई लोगों ने आजमाइश की वो पेंट करने की लेकिन कर नहीं सके, किसी ने एक सीन बनाया, किसी ने 2 सीन बनाए, पूरा नहीं कर सके। मैंने उनको कहा मैं पूरा पेंट कर दूंगा आपको और ये चैप्टर को मैं क्लोज कर दूंगा कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो फिर 1 साल लगा के मैंने पूरा कंप्लीट किया। मैं उनके घर ही ठहरता था और उनके साथ अल्लामा रोज इकबाल साहब ने जो खत के अंदर जो लिखा था कुछ, वो उस हवाले से बताएंगे। हाँ जी, वो अल्लामा इकबाल ने ये लिखा था कि ये सिर्फ कोई आर्टिस्ट होगा तो वो जावेदनामा नहीं पेंट कर सकेगा जब तक उसमें इल्म इलाही नहीं होगी, और जो शख्स भी ये काम करेगा उसका दुनिया में बड़ा नाम होगा। तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था सारा कुछ। तो मैंने जब पूरा किया तो मुझे खुशी थी कि हमारे नेशनल पोएट थे, इतने सालों से किसी ने ये पूरा नहीं की, ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं की। तो मैंने 1982 में ये ख्वाहिश पूरी कर दी और मुझे खुशी भी हुई और उधर से मुझे काफ़ी सोचने का मौका मिला। मेरे ज़हन में भी कोई बड़े आइडियाज़ आ गए आफ्टर जावेदनामा, क्योंकि वो बहुत ही एक क्रिएटिव सा काम था, बहुत मुश्किल काम था, वो आसान काम नहीं था। इसलिए मुझे समझ आई कि क्यों नहीं पहले लोगों ने पेंट किया। तो फिर वो तो मैंने काम कर दिया और मुझे खुशी है। आई एम श्योर के अल्लामा इकबाल की रूह खुश हो गई होगी। बिल्कुल, रूह भी खुश होगी और हमारी जो नस्लें हैं वो उनके लिए आपने एक बहुत बड़ी चीज़ की है। जिमी, देखिए कि अगर हम, बहुत सारे लोग होते हैं जो किताब को पढ़ नहीं रहे होते, लेकिन आपने मुसव्वरी की शक्ल में पूरा जावेदनामा जो है उसको आपने उतार दिया और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी जितनी भी पजीराई की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। अब आते हैं आपके सोशल वर्क की तरफ, आपके चैरिटी वर्क की तरफ। आप हमेशा कहते हैं कि अब मैं पाकिस्तान का नौकर हूं और आपने आज तक जितना भी अर्न किया, जो कुछ भी किया, आप उसको चैरिटी के अंदर दे देते हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या थॉट्स हैं इस हवाले से आपके? मैं आपको बताऊं कि दुनिया में तकलीफ़ तो बहुत है, लोगों को हेल्प की ज़रूरत भी बहुत है, लेकिन हम सबको हेल्प नहीं कर सकते, हम सबकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आँख जो किसी को देख ले और हम कर सकते उसकी मदद हमें करनी चाहिए। मेरा चैरिटी वर्क वो है कि अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ माई चैरिटी वो ही होती है। बाकी जो मैं करता था, स्पेशल बच्चों को ले जाता था 5 स्टार होटल्स में, एंटरटेन करता था, वो मैं बाय एग्जाम्पल करता था कि दूसरे लोग भी फॉलो करें, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो। 15-16 साल तक मैंने कंटिन्यूसली किया स्पेशल बच्चों के साथ। मैंने 200 बच्चों से लेके 6000 बच्चे ले गया हूँ पब्लिक प्लेसेस में, सही, और उनको एंटरटेन किया है, उनको VIP ट्रीटमेंट दी है, उनको मैंने कोशिश की कि सोसाइटी में हम एक्सेप्ट करें रिस्पेक्टफुली, क्योंकि जब तक हम इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक उनकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अल्फाजों से कुछ नहीं बदल सकता, बोल देना बस हो जाएगा, कर देंगे, सोच लेंगे, इससे नहीं होगा। बिल्कुल, आपको अमल करना पड़ता है। तो आप फलाही कामों के लिए किस तरह वक्त निकाल लेते हैं? दूसरा, मैंने हेल्प किया है प्रिजनर्स को, जेलों में काम किया मैंने। फिर मैंने KSB फाउंडेशन से फंड लेके पहला जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया था, ये पहला था पाकिस्तान में। सही। उसके बाद मैंने वॉक कल्चर क्रिएट किए। इसके अलावा मैंने सारे NGOs को तकरीबन हेल्प किया है किसी न किसी तरीके से। 2 नाम लूँगा मैं जिनका मैं नाम बार भी लेता हूँ। एक अब्दुल सत्तार ईदी, तो हमारे साथ नहीं है, बहुत
इज्जत करता था, उनसे मुलाकात भी रही है। मैंने उनकी ड्राइंग्स भी बना के स्टेट बैंक म्यूजियम को डोनेट की। दूसरे हैं डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी, जो SIUT के हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, उस जैसा कोई शख्स मुझे बाहर दिखने में नहीं मिला। और कई दफ़ा बाहर के मुल्क कहते थे कि पाकिस्तान में क्या है, तो मैं कहता था हमारे जो 2 लोग हैं ना, वो तुम्हारे पास पूरी कौम में नहीं है। तो मैं उनको कहता था। नो डाउट। दूसरी बात यह है कि चैरिटी तो बहुत होती है यहाँ, लेकिन चैरिटी किस्म किस्म की होती है। कुछ होती है गुड सर्विस होती है, जैसे ये एम्बुलेंस है, ये गुड सर्विस है। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क है वो ये है कि जब सिर्फ अल्लाह जानता है और जो जिसको मदद कर रहे वो जानता है, तो वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क है। तो मेरे नज़दीक वो सबसे आला सोशल वर्क है। मैं NGO नहीं हूँ, मेरे जेब में जो आते हैं वो ही मैं देता हूँ, क्योंकि जब आप अपने पैसे देते हो तो मैं समझता हूँ कि वो एक असली सोशल वर्क है। अब जब मैं फंड इकट्ठा करूँ सारी दुनिया से और फिर उससे मदद करूँ लोग, तो वो फिर मेरा कोई कमाल नहीं है। वो तो फिर मैं लोगों के पैसों से मदद कर रहा हूँ। मैं अपना तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, इसलिए मैं सिंपल तरीके से रहता हूँ कि जो पैसे मैंने कोई लेविश लिविंग या करनी थी वो मैं बांट देता हूँ लोगों को। तो इसलिए मैं जो घर आपने मेरा देखा था जहाँ आप आई थी, वो इसलिए मैं इसी तरह रहता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं काम करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला जिंदगी देगा। आपको लंबी उम्र दे सेहत के साथ, और आपका साया जो है वो पाकिस्तान पर, हम सब पर सलामत रखे। आप पाकिस्तान का असासा हैं। मैं आपसे यहाँ पर प्रोग्राम के आखिर में एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि इतनी आपकी बिजी लाइफ है, इतना बिजी स्केड्यूल है, आपका स्केड्यूल इतना बिजी है, इतनी आपकी बिजी लाइफ है, आप हर वक्त चैरिटी वर्क में भी इन सब चीज़ों में बिजी होते हैं, इस तरह के आप काम कर रहे होते हैं, तो इस सब के लिए आप वक्त किस तरह निकाल लेते हैं? मैंने कभी जिंदगी में किसी को नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ। सही। ना मेरा बिजी शेड्यूल है, मेरा अपनी मर्जी से शेड्यूल है। सही। मैं चाहूँ तो सारा दिन करूँ काम, नहीं चाहूँ तो मैं सारा दिन बैठा रहूँ, कुछ भी ना करूँ। सही। ना मुझे किसी ने पूछना है, ना मुझे कभी किसी ने कहा कि आप काम करो। सही। मैंने अपनी मर्जी से किया है जितना भी काम किया। ना मैंने कभी जॉब की है, ना मुझे जॉब का कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी मर्जी से करता था। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मैं एज एन आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजारी मैंने, और मैं अनगिनत लोगों की मदद भी कर सका उसी अपने उसमें से। हालांकि मैं खरीद सकता था बंगले, बहुत बड़ी गाड़ियाँ, कई बंगले वगैरह, नहीं खरीदी मैंने, मुझे शौक़ नहीं था। मेरे नाम पे कोई चीज़ नहीं है, मैंने कोई जायदाद वायदाद नहीं रखी अपने पास, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब जाऊँगा खाली हाथ चला जाऊँगा। और जिस तरह आप पे बहुत खुश हैं, आपको एक दिली तस्कीन है कि आप इस सब पे बहुत खुश हैं, आपको एक दिली तस्कीन है कि आपने ज़िंदगी जिस तरह की भी बसर की, जो कि बहुत आपने अच्छी, बहुत खूबसूरत बसर की है, तो इसके लिए यू आर सेटिस्फाइड कि अभी तक की जितनी ज़िंदगी गुजरी है बहुत अच्छी, बड़ी मज़े की गुजरी है? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया मैंने सही किया, और मुझे कोई ऐसे ख्वाहिशात नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं पा नहीं सकता था, ले नहीं सकता था। सब कुछ आपके सामने था, आपकी प्लेट फुल थी। अब अगर मैं आपसे जिमी ये सवाल करना चाहूँ कि ज़िंदगी की इस स्टेज के ऊपर आकर आपको, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं और सोचें कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को इस डायरेक्शन में करना चाहता, या मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी थी, क्या ऐसा कुछ कभी आपको फील हुआ कि किसी भी और चीज़ की कमी? माजी के बारे में सोचता हूँ ना कभी, तो मुझे ज़रूर एक ख्याल आता है कि मैं शायद नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, कि मैं 30-30 किलोमीटर चल रहा हूँ धूप में, गांव से गांव जा रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये एक एबनॉर्मल अप्रोच थी। मुझे अक्सर लोग पूछते थे कि आप अपनी
फैमिली को छोड़ के चले जाते हो। तो मैं उनको यही जवाब देता था, मैं कहता था आप अपने शौहर को भेजो मेरी जगह लेने में, तो मैं फिर घर पे बैठूंगा। तो जब आपकी वाइफ हयात थी, कभी उन्होंने आपसे शिकायत की वक्त वाइफ की ने मुझे कि आप मुझे बहुत कभी सपोर्ट किया। प्रॉपर ओके, उनका सपोर्टिव हैंड रहा मेरी आपकी वाइफ जो जिंदगी थी में? ना बहुत सपोर्टिव थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उसको पता था कि मैं आर्टिस्ट के साथ शादी की है, ये सोशल वर्क भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और जिंदगी वो में वैसे इंसान भी शायद मेरे से बेहतर थी, हालांकि उसकी वफ़ात हो गई है 2014 में, लेकिन वो एक अच्छी इंसान थी और वो खुश होती थी जब वो देखती थी कि मैं अच्छे काम में टाइम सर्व कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर था कि लोग उनको ज़रूर कहते थे कि ये देखो क्या कर रहा है, तो वो कहती थी कि वो सही कर रहा है। सही कर रहा है। तो मेरी बेटी भी बस खुश होती थी। मेरी बेटी हालांकि वो अब यूएसए में है, वहाँ सेटल्ड है, शादीशुदा है, तो वो भी खुश थी कि मैं अपने काम में करता हूँ। जिंदगी में कोई तशनगी अगर रह गई हो, जिंदगी में कोई तशनगी रह गई हो? नहीं, मैंने कभी भी अपने लिए दुआ नहीं की। मैंने अपनी ज़ाती कोई चीज़ के लिए मैंने नहीं दुआ की। अब मैं जैसे हारून साहब की फैमिली के साथ मैं फैमिली की तरह हूँ, तो ये भी अल्लाह का करम ही होता है बिल्कुल। कि आपको आप अच्छे खुद लोग इतने अच्छे हैं तो मिलते हैं जिसके ऑब्वियसली। साथ आप टाइम गुजार सकते हैं। जी जी जी। और जिमी, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ज़ात है, आपकी जो शख्सियत है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये किसी भी इंसान के लिए किसी असासे से कम नहीं होगा, किसी ख़जाने से कम नहीं होगा कि आपके साथ बैठ के कुछ घड़ियां बिता के अगर मेरे ख्याल में कोई बैठेगा तो वो कुछ सीख कर ही उठेगा। अभी तक मैं पिछले 2-3 घंटे से आपके साथ हूँ, बट मैंने बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मैं प्रोग्राम के एंड में यहाँ आपसे तो आपने जो इतना कुछ सीखा तो फिर मुझे तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए कि मैं नहीं, सारों को सिखा सकूं। मैं यहाँ पे इसी बात को कनेक्ट करूंगी कि आपने आगाज में भी कहा कि आपने डिग्री वाली बात के ऊपर कि डिग्री जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी या जॉब ढूंढने के अंदर तो आपकी यकीनन हेल्प करती है, बट आपने अपना करियर डिग्री के बगैर बनाया। तो बिल्कुल इसी तरह अशफाक अहमद भी यही कहते होते थे कि हम आम आदमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो बंदा जिसने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी होती, बहुत कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, नो डाउट आपका तजुर्बा जिंदगी में मेरे से कहीं ज्यादा है, आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ जिंदगी के उतार चढ़ाव सब चीजों के बारे में। डिग्री के बगैर तो जिंदगी। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।